बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मुल्की मईशत जब से हुकूमत आई है गुज़िश्ता 3 साल से, अगर सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होने वाला मौजू है वो माशी सूरत हाल है, हुकूमती इक़दामात हैं, उसकी तारीफ़ है, तनकीद है। ऐसे लोग जो मईशत की अलिफ बे भी नहीं जानते वो भी इतने सैर हासिल उस पर तबसरे और तज्ज़िये करते हैं कि हैरानगी होती है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में तीनों मेहमान वो हैं जिनका अपना माशी तजर्बा है, इसी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। IMF के साथ जो पाकिस्तान के मामलात है, मुल्की कर्ज़ों की सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल है, फिर और क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत एक तरफ कहती है कि ये पाकिस्तान सस्ते तरीन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है, दूसरी तरफ कोई और सर्वे आता है जिसमें कहते हैं कि जी आप महंगे तरीन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हैं। अवाम जो है वो उनको इन अदाद शुमार से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा जो जीना है वो किस तरीके से आसान हो सकता है। कोशिश करेंगे इन मौज़ूआत का आज के प्रोग्राम में अहाता करें। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर मईशत साकिब शिरानी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान मोहतरम मुज़म्मिल असलम साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो जो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू में चाहूँगा आपसे ले लें कि IMF वाले मामले के ऊपर अब स्टेटस क्या है, और जो उनकी शराइत हैं उसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि जी वो जो चाहते हैं कि हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनके बैंक अकाउंट्स स्टेट बैंक के पास रहें, वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो सब्सिडी उमरात हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं, जो ज़रई इनकम टैक्स है उसका निफाज चाहते हैं, पावर डिवीज़न के अंदर मज़ीद टैक्सेशन चाहते हैं। ये क्या चीज़ें हैं, क्या बात हो रही है और क्या रह गई है? शुक्रिया आपने बुलाया। दूसरी चीज़ मैं आपको ये वाज़े कर दूं कि मैं तर्जुमान हूँ, लेकिन जो IMF के मुज़ाकरात हैं मैं उसका हिस्सा नहीं था। ठीक, वो हमारे जो हैं मुज़ाकरात जो लीड कर रहे थे, अदर दैन जो अभी मुशीर ख़ज़ाना है उसके अलावा जो है फाइनेंस सेक्रेटरी और उनकी टीम कर रही थी। ठीक, ये जो आपने बातें बोली ये मैंने भी अखबारात में पढ़ी, और बहुत सारी बातें जो हैं ये जो मार्च में जो IMF से हमने आखिरी किस्त ली थी उसके बाद जो डॉक्यूमेंट में लिखा था वो उसको दोहराया जा रहा है मीडिया में। ठीक, अब IMF देखें, लाजमी सी बात है कि IMF से जो हमने वादे किए हुए हैं और जो IMF की डिमांड है वो किसी से छुपी हुई नहीं होती, और हमेशा हमने देखा है कि जो उनकी डिमांड होती है वो सारी मानी भी नहीं जाती, और हम जो है कोशिश करते हैं कि जो हमें वक्ती तौर पे जो चीज़ें उस वक्त सूट नहीं कर रही होती हम उसका वेवर लेते हैं। तो ये जो कयास आराइयाँ पहले होती रहीं कि जी ये प्रोग्राम फेल हो गया, टॉक्स फेल हो गई हैं, कभी कहा कि जी वज़ीर ख़ज़ाना जो है अमेरिका से वापस आ गए हैं, ये तमाम जो बातें हैं वो गलत हैं, बिल्कुल उसका कोई हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक, अभी भी आज की तारीख तक भी जो है वर्चुअली जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो टीम है वो IMF से बातचीत कर रही है, और ये एक बैंक की भी अगर कोई डील हो ना तो उसका भी MOU साइन करते हुए बहुत टाइम लगता है, नेटिग्रिटीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, कंसेंसस होता है। तो ये एक पाकिस्तान का प्रोग्राम है, और आपको याद होगा कि फरवरी 2020 में मुअत्तल हुआ था, फिर 1 साल के लिए जो है कोविड की वजह से बंद रहा, फिर मार्च में हुआ, फिर मार्च के बाद फिर 6 महीने का एक गैप आ गया। तो बहुत सारी बातें हैं जो दोनों जो है IMF और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दरमियान थी, जो कल जो मुशीर ख़ज़ाना अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अभी हम तफसीलात नहीं देंगे, लेकिन मैं एश्योरेंस देता हूँ कि IMF प्रोग्राम जो है छठा रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। एक आध चीज़ है जिसमें बात हो रही है, तो ये एक जनरल मैसेज है हमारा, और ये मैं भी ये जो है यही मैसेज रिपीट ठीक। कर। साकिब साहब, अब हमारी अपनी इकॉनमी की सूरत हाल, यहाँ के जो सियासी मसाइल हैं वो अपनी जगह, और IMF जाहिर सी बात है वो कर्ज़ा दे रहा है, उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशन। हम कहाँ खड़े हैं और किन मुश्किलात का सामना है हमें इस वक्त IMF से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं? शुक्रिया तारिक महमूद साहब। मेरा ख्याल है आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। और ये मुज़म्मिल साहब की बात भी दुरुस्त है कि किसी स्टेज पे अगर आप ओपन एंडेड रखें तो जाहिर बात है किसी स्टेज पे शायद कामयाब हो जाएं। तो इन्होंने पहले भी ओपन एंडेड इसको रखा था स्टेटमेंट को, और वो भी बात दुरुस्त है कि पेशरफ शायद हो रही हो, मगर
द फैक्ट कि ये मुज़ाकरात क्लोज नहीं हुए ठीक। जब होने चाहिए थे, तो इसका मतलब है कि तातुल का शिकार हैं। और इसकी आई थिंक बुनियादी चीज जो सामने आएगी कि पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई है, वो ये होगा कि देखिए, जब ये तातुल का शिकार होता है आईएमएफ का प्रोग्राम, तो आपको, और खास तौर पे जब थोड़ा सा तवील अरसा गुजर जाए, तो एक तो जो मार्च में हमारे पास एक डू मोर वाली लिस्ट थी कंडीशनैलिटी की, वो भी हमने पूरी नहीं की अभी तक। जून और सितंबर में कुछ माइलस्टोन्स थे, वो कंप्लीट करने हैं। फिर तरीन साहब का जो बजट था, उसमें जो हमारा आईएमएफ के साथ अग्रीड एक एक पाथ था, फिजिकल कंसोलिडेशन था, उससे हम ज्यादा दूर हो गए। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस जो था आईएमएफ ने दिया था, वो प्राइमरी डेफिसिट में तब्दील हो गया। तो ये काफी सारे मराहिल अबूर अभी करने हैं, और ये सारे प्रायर एक्शंस की सूरत में ज्यादातर होंगे, फिर ही पेशरफ्त होगी। तो मेरा ख्याल है अभी फिलहाल जो है, अगर हम सीरियस हैं दोबारा आईएमएफ के साथ ये मुज़ाकरात करने में, तो ये प्रायर एक्शंस पहले कंप्लीट करनी पड़ेंगी। जी डॉक्टर फ़ारूक साहब, ये जब शौकत तरीन साहब ने बजट पेश किया, उसके बाद एक तो उन्होंने खैर पेट्रोल वाली बात की कि 20 से 25 रुपये, फिर बाद में उस पर उन्होंने उसको वापस ले लिया। उसके बाद जो दूसरी बात थी कि जी हम बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे, अब वो वहाँ वाशिंगटन में थे और यहाँ पीछे थे बिजली के नर्ख। तो चाहे आप लाख कहते रहें कि ये आईएमएफ के दबाव पे नहीं है, लेकिन एक आम आदमी तो यही समझेगा कि ये जनाब वहाँ बैठे, उन्होंने कहा ये तो हम हुक्म की बजावरी में पेश थे, और इत्तलात ये है कि ये मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई और। देखिए, दो या तीन बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये कि मार्च की 24 तारीख को जब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो दूसरे थे, उस वक्त जो मुआहदा हुआ था आईएमएफ के बोर्ड के साथ, उसमें ये था कि बिजली के नर्ख बढ़ाए जाएंगे, 5 से 6 रुपए यूनिट तक बढ़ाए जाएंगे, और उनकी मद में 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की मद में कहा गया था कि इजाफी जो रकूम इकट्ठी की जाएंगी वो तकरीबन 610 अरब रुपया होंगी, और ये 610 अरब रुपए की फिगर फिर हमने बजट में जो शौकत तरीन साहब का बजट था उसमें उन्होंने लिख भी दी। अब हम सालाना तकरीबन 20 अरब लीटर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन ये हो रही थी कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। अब ये आईएमएफ के बोर्ड से हमारे वादे थे मार्च की 24 तारीख को। ठीक। उस वक्त डॉक्टर हफीज शेख साहब का ये वादा था, उस वक्त वो हमारे वजीर खजाना थे। फिर वजीर खजाना साहब नए आ गए, और आपको याद होगा उन्होंने कुछ कहा कि मेरे पास तो एक जादू की छड़ी है, मैं टैरिफ भी नहीं बढ़ाऊंगा बिजली का, और सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जा जात हैं उन पे भी कंट्रोल कर लूंगा, मैं रेवेन्यू भी बढ़ा लूंगा और टैक्स का बोझ भी नहीं बढ़ाऊंगा। उस वक्त आईएमएफ ने शायद कहा कि जी आप अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल कर लें, हम साइड पे हट रहे हैं। देखिए, जून और अक्टूबर के दरमियान में 3 बड़ी सीरियस कोशिशें की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से कि किसी किस्म का कोई मुआहदा सामने आए, और वो तीनों कोशिशें जो हैं वो नाकामयाब रही हैं, उनमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब हम मामला पहुंचा है 6 महीने के बाद, और वो जादू की छड़ी ने काम नहीं किया, तो मामला वहीं अटका है कि बिजली में आपका खसारा बहुत आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा काफ़ी तजुर्बा रहा है मालियाती इदारों के साथ काम करने का। हम जब फ़ौरन ये कह देते हैं कि बिजली महंगी हो रही है क्योंकि हमें आईएमएफ का दबाव है, महंगाई आ गई है पाकिस्तान में क्योंकि आईएमएफ का दबाव है। हकीकतन किसी एग्रीमेंट में आईएमएफ किसी भी मुल्क को ये लिख के नहीं देता कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें। वो किसी भी मुल्क को ये नहीं कहता कि आप अपनी करेंसी जो है उस लेवल तक गिरा दें। अच्छा, अब बड़ा मुश्किल सा वक्त आ गया है हुकूमत के लिए, फैसला साजी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हुकूमत की ये कोशिश थी कि किसी तरह पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ दी जाए, किसी भी मद में, शायद इलेक्शन की तैयारी की वजूहात बन रही थी। अब अगर आईएमएफ के पास जाते हैं तो वो जो रिलीफ है वो आईएमएफ के पैकेज के अंदर रहते हुए हम नहीं दे पाएंगे। अगर आईएमएफ के पास नहीं जाते तो जो तकरीबन 30 अरब रुपए का 30 अरब डॉलर का जो हमारा ग्रोस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो 30 अरब डॉलर पाकिस्तान को अगले 12 महीनों के लिए चाहिए होंगे, वो अगर आईएमएफ के पैकेज में नहीं रहेंगे तो हमें कहीं और से मिल नहीं सकते। तो बड़ा मुश्किल
वक्त आ रहा है अगले अगले चंद हफ्ते, चंद महीने। यानी वो सियासी मामलात भी, और फिर उसके अच्छा मुज़म्मिल साहब, जिस तरफ डॉक्टर फ़ारूक साहब कह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी चाहिए थी, हम ठीक नहीं कर पाए? जैसे सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं, जैसे पावर डिवीज़न में रेवेन्यू में इजाफा और लॉसेस की कमी की बात कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो अप टू मार्क होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कहते हैं कि जी टैक्स बढ़ाएं, टैक्स की शरह को बढ़ाएं, एग्जम्पशंस को विड्रॉ करें, तो साथ ही सारे साथी दोस्त खड़े हो जाते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। साथ ही अगर हम ये जो पॉलिसी एक्शन है कि मार्केट जो है एक्सचेंज रेट मुतय्यन करे, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि जी ये डिवैल्यूएशन होगी, इससे महंगाई हो जाएगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन, जो पाकिस्तान की फेयर वैल्यू होनी चाहिए। पाकिस्तान को मैंने जो देखा है कि पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर को काम करने भी नहीं दिया जाता, और जब वो काम करता है तो उसको तनकीद करना शुरू कर, पहले कहते हैं आप करो करो करो, जैसे ही वो उस तरफ जाता है साथ ही उसकी लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं। मुझे ये बता दें, दोनों मेरे मोहतरम है, 74 साल से मतलब, और ख़ास तौर पे जो 1980 के दिहाई से 2022 तक कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें हम बिल्कुल स्ट्रक्चरली सही चल रहे थे और हमने जो है बैड पॉलिसी ली थी? जो मतलब सारे के सारे प्रोग्राम जो है मतलब पीपल्स पार्टी ने भी बहुत ज्यादा लिए, सबसे ज्यादा लिए, पाकिस्तान की नून ने भी लिए। इन्होंने तो ये प्रोग्राम जो नून ने लेना था एक्चुअली, जो IMF ने नहीं दिया, उसकी वजह से लिया। लेकिन उसके बावजूद तारीखी रिजर्व्स, आज ये सऊदी अरब की फैसिलिटी को अभी भी निकाल दें, $17.5 अरब डॉलर स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं। ये चाहे तो टाइम गुजार सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कि ये क्या कर रहे हैं, माजी में जब भी शौक आता था तो हम क्या करते थे, जिद करते थे मुल्क में। ये साकिब भाई बैठे हुए साथ, 2008 में मुशर्रफ साहब ने जिद की थी, जब ऑयल प्राइसेस वगैरह बढ़ी थी तो उन्होंने बेजा सब्सिडीज दी क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतना था। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये शायद इलेक्शन बजट है, इलेक्शन के लिए बजट दिया गया था। मुझे कोई बताए कि अगर इलेक्शन बजट दिया था तो वो करेंसी को इस तरह नीचे जाने देता? मुझे कोई बताए कि अगर उन्होंने इलेक्शन के लिए दिया था तो ये जो अभी एग्जेम्पशंस विड्रॉ हो रही हैं या होनी है, या जो अभी पिछले दिनों गाड़ियां इसमें की है, कोई करेगा? तो ये मुझे समझ नहीं आता कि कहां से कहां बात को जोड़ दिया जाता है। आलमी हालात का जो है हम तज्जिया नहीं दे रहे कि दुनिया में क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जर्मनी ने 28 साल का अपना महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। या तो पाकिस्तान में ये चीजें हो रही हैं और दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो तो हम ये बात करें, तो थोड़ा सा जो है तनकीद जरूर करनी चाहिए, लेकिन साथ बताना भी चाहिए कि क्या हालात हैं। क्या ये खराबी इस वजह से नहीं है कि टीम नहीं सेट हो पाई? 5 वज़राए ख़जाना, बार बार चीज़ें तब्दील होना, एक आदमी IMF से बात स्टार्ट करता है, दूसरा आके मुआहदा करता है, तीसरा आके उसके अगले चीज़ों पे करता है। आपके जो प्लेयर्स हैं वो 3 साल के अंदर आप ये तय नहीं कर पाए कि आपने करना क्या है। एक कहते हैं जी हफीज़ शेख साहब की पॉलिसी अच्छी थी, शौकत तरीन साहब आते हैं कहते जी उन्होंने तो ये चीज़ें की थी, ये गलत हो गई थी। तो प्रॉब्लम यहाँ नज़र नहीं आती आपको? देखिए, बात ये कि अभी तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। माजी में तो प्रोग्राम शुरू होते ही जो है साल 1.5 साल में भाग जाते थे, खत्म कर देते। इस प्रोग्राम को इंटैक्ट रखा गया। फिर आप मुझे बताएं, खराब मईशत, आप लोग जब खराब मईशत बोलते हैं तो मतलब क्या है कहने का? 4% पिछले साल ग्रोथ हुई, इस साल हम 5% पे जा रहे हैं। LSM का नंबर 12.25% आया। एग्रीकल्चर जो हम फूड डेफिसिट हो गए थे पिछले दिनों में, इस साल चीनी में हम सरप्लस हो जाएंगे। कपास में थोड़ा बहुत रिन्यूअल आ गया है, राइस हमारी अच्छी हो गई है, ठीक है। टैक्स जो है 5,800 अरब से जो है हम रन रेट में 6,000 अरब की तरफ जा रहे हैं। तो अभी ये 3 महीने जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट खराब हुआ है, ये ग्लोबली हुआ। अगर ट्रेड डेफिसिट इनका 2018 का देखें तो ये जो है 19 अरब डॉलर से जो है 1.8 बिलियन डॉलर पे लिया है। इन्होंने खराबी क्या की, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अभी तक। और हालात आप ये देख लें, एक सेकंड दे दें, जब ये आए 19 अरब डॉलर खसारा 2018 में, 2019 में इंडिया ने हमला किया, 2020 में दुनिया का 100 साल सबसे बड़ा पेंडेमिक आया, 2021 में अभी हम आए तो दुनिया का जो है कमोडिटी सुपर स्पाइक आ गया, उसके साथ अफगानिस्तान आ गया। इन 3 सालों में जो चैलेंजेस के साथ ये चीज चला रहे हैं, अगर आप मुवाजना करें नवाज लीग की पहली हुकूमत का और
पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत का, तो वो 2 साल नहीं गुजार सकते थे और इसका 10% भी चैलेंज नहीं था उनके अच्छा पास। ठीक है तो मुजम्मिल साहब, मतलब हालात को भी तो देखें आप। इसके अगर ऊपर सियासी बात इसके करनी है ऊपर तो मैं डिबेट सियासी जी बात जी ही करता हूँ आपसे। इसके ऊपर डिबेट फिर क्योंकि आपकी तरफ ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, मैं फिर इस पर सेकंड टाइम आते हैं तो उस पर बात करते हैं कि वो जब अपने चैलेंजेस गिनाते हैं तो वो क्या, वो तो सैलाब और दहशतगर्दी और हर चीज़ मिला देते हैं। साकिब साहब, जो मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं वो कहते हैं जी चूंकि स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं था 70-72 साल के अंदर, स्टेबिलिटी थी नहीं, तो ये अगर यहाँ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एक तो इंटरनेशनल चैलेंजेस और फिर ये कि मामला पहले से गड़बड़ थे, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इकॉनमी को सही सिमत पे लाने के लिए, और ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि पॉपुलर फैसले नहीं हैं, इस वजह से ज़्यादा लगता है। देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है, बट मेरा ख्याल है कि मुजम्मिल साहब जो है वो जो डॉक्टर फारूक साहब ने बात की वो शायद ज़्यादा मेरा ख्याल है हकीकत पसंद है कि ये जो माशी पॉलिसीज़ हैं, पहली बात है इस हुकूमत की जो कम से कम पिछले 5-6 महीने से जो अफराद ज़र में जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है, जो महंगाई का तूफान है, ये सिर्फ आलमी सतह का नहीं है। अगर आप आसपास देखें तो इंडिया की जो इन्फ्लेशन है 4.3% थी सितंबर में, हमारे से आधी से कम है। बांग्लादेश की 5.5% थी। श्रीलंका की हमारे बाद सबसे हाईएस्ट है 6.5%, हमारी 9% पे है। और ये सब ममालिक जो हैं इंपोर्टर्स हैं और सब ममालिक को आलमी मंडी से चीजें खरीद के जो है खरीदनी होती हैं। तो हमारे कुछ अपने मसाइल हैं और वो सिर्फ स्ट्रक्चरल मसाइल नहीं है, वो इस हुकूमत की माशी पॉलिसियों ने कुछ खराबी पैदा की है। एक तो महंगाई की सूरत में, और दूसरा वो इसलिए क्योंकि जो एक्सटर्नल अकाउंट का हमें प्रॉब्लम हो रहा है वो भी ये नहीं है कि खाम तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं आलमी मंडी में, उसमें वाकई कोई शक नहीं है कि तकलीफ हो रही है और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सिर्फ खाम तेल की बात नहीं है, सारी कमोडिटीज की बात है। कोई अपनी बुलंद तरीन सतह पे है 14 साल में, कोई 8 साल की कमोडिटी जो है वो प्राइसेस उसकी बुलंद तरीन सतह पे है, तो ये तकलीफ हो रही है। मगर जो सबसे ज्यादा खराबी हो रही है वो हुकूमत की माशी पॉलिसी है, जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि हुकूमत ने एक इलेक्शन बजट दिया, ग्रोथ पुश दी बगैर सोचे समझे, जिसमें गाड़ियों को की दरामदात को तकवीत मिली, मोबाइल फोनों को तकवीत मिली, और उससे जो रुपए की कदर गिरी है उसमें सोने पे सुहागा किया। जो आलमी मंडी की हम कीमतें अदा कर रही हैं उसमें जो रुपए की गिरावट आई है उसने उस पर मजीद तकवीत दी है। तो जो महंगाई का तूफान आ रहा है और जो एक्सटर्नल अकाउंट में जो वबल आ रहा है 5 हफ्तों से मुतवातिर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ये ज़र मुबादला गिर रहे हैं, ये ऑब्वियसली निशानदेही करती है कि हम जो है अनसस्टेनेबल एक्सटर्नल अकाउंट की टेरिटरी में गए हुए हैं। रुपए की कदर में जो गिरावट आई थी पिछले 5 महीनों से, वो यही दिखा रही थी कि, और एक अनसर्टनिटी की फजा थी। ये अब आरजी तौर पे एक इसको शॉट इन दी आर्म मिला है, स्टेबिलिटी मिली है सऊदी डील की वजह से। मेरा नहीं ख्याल है जब आपका $4 अरब का या उससे ज्यादा का माहाना आपका खसारा हो, तजारती खसारा हो, जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जो डिफरेंस हो, और ऊपर से फिर आपने बैरूनी कर्जों की अदायगी की अदा करनी है, जैसे जिसका इशारा डॉक्टर साहब ने कहा, तो ये काफी मुश्किल हालात हैं। और जब तक माशी पॉलिसियां दुरुस्त नहीं होती हैं, इंपोर्ट्स को कंटेन नहीं करती हैं, ये मसला हल नहीं होगा। ठीक, मैं डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर आपकी राय जो है इसके ऊपर मालूम करते हैं जो मुजम्मिल साहब ने गुफ्तगू की थी। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुजम्मिल असलम साहब, साकिब शिरानी साहब मेरे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब ज़रा ये फरमाइए कि हुकूमत कहती है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, एक कंपैरिजन पेश किया जाता है, कोई एक सर्वे आता है उसमें कहते हैं जी हम 43 ममालिक की फ़हरिस्त में चौथा महंगे तरीन मुल्क हैं। हम सस्ता तरीन मुल्क हैं या महंगा तरीन मुल्क है? बाज़ कंपैरिजन ऐसे होते हैं जो रीजन के साथ होते हैं, जैसे बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने साथ कर देते हैं। जब जीडीपी का कंपैरिजन करते हैं तो बताते हैं पिछले साल इतना था और इतना था। आपका ट्वीट देखते हैं तो पता चलता है हमारा जीडीपी क्या है, रीजन के दीगर ममालिक का वो क्या है। तो कंपैरिजन जो जहाँ जहाँ जिसको सूट करता है वो उसके हिसाब से कर रहा होता है। आम आदमी की मईशत अगर आप उसको एक पूजे में बंद करना चाहते हैं तो वो 3 चीजें हैं। वो देखता है कि आटे की कीमत क्या है, मेरी तनख्वाह कितनी है,
क्या मैं अपने 3 या 4 बच्चों को आटा मुकम्मल तौर पे मुहैया कर सकूंगा, उनको खाना दे सकूंगा? आटे की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है, महीने के बाद मेरा बिजली का बिल क्या आएगा? ये मईशत है 22 करोड़ पाकिस्तानियों की। तो मईशतदान जो हैं वो बैठ के आपस में बेशक बहस करें कि जीडीपी का क्या हुआ और तजारती खसारे का क्या हुआ। आम आदमी के ये 3 सवालात हैं। अब आपने कहा कि इसको कंपैरिजन कर लीजिए। देखिए, महंगाई के 3 तरीक़ाकार हैं वो जांचने के लिए। 3 पैमाने समझ लीजिए। पहला पैमाना ये है कि आप देखिए कि अभी जो इकोनॉमिस्ट ने लिस्ट छापी है उसमें शायद 44 या 45 ममालिक थे, उसमें हम वी वर द 4th मोस्ट, जहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट था। शायद अर्जेंटीना, टर्की और ब्राज़ील हमसे ऊपर थे और हम चौथे नंबर पे थे वो 40-45 ममालिक में। जी अगर आप साउथ एशिया में मुकाबला करते हैं तो वो अभी आपको साकिब शरानी साहब ने बता दिया, इंडिया, बांग्लादेश, उसमें हम नंबर 1 पे आ रहे हैं, बुलंद तरीन। यानी कि अपने खित्ते में महंगाई के हवाले से हम सबसे ऊपर हैं। और अगर 40-45 ममालिक का मुकाबला किया तो हम चौथे नंबर पे हैं। अब एक पैमाना और है कि पाकिस्तान की तारीख के साथ उसको मुकाबला कर लें। ठीक देखिए, 3 साल पहले 35 रुपए का किलो आटा जो आज 70-75 रुपए पे है, यानी कि 100% इजाफा। आपको पाकिस्तान की 70 साला माशी तारीख में कोई 3 साल का दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई हो। इसी तरह चीनी को देख लीजिए, वो 55 रुपए से शुरू हुई थी 3 साल पहले, अब वो 115-120 रुपए पे जा रही है। 100% इजाफा चीनी की कीमतों में पिछली 70 साला माशी तारीख में किसी भी 3 साल के दौरानिए में नहीं हुआ था। आप बिजली के बिल निकाल लें, मैं अपना घर का बिल निकाल के देखता हूँ तो 10-11 रुपए का यूनिट जो 3 साल पहले था वो आज मुझे 22 या 23 रुपए का वो यूनिट मिल रहा है। 100% इजाफा बिजली के बिलों में आया है। और ये भी पाकिस्तान की 70 साला माशी तारीख में कोई 3 साल का दौरानिया आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें बिजली के बिल 100% बढ़ गए। तो चाहे आप मुल्क के अंदर की तारीख देख लें, आप इस खित्ते में महंगाई का रेट देख लें, या वो जो इकोनॉमिस्ट की लिस्ट है 40-45 की, हम महंगाई के हवाले से जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वी आर वन बुलंद तरीन ममालिक में से दुनिया में हम काउंट कर रहे हैं। जी साकिब साहब, जब तक आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा, मुजम्मिल साहब को कनेक्ट कर रहे हैं कि ये जो कंपैरिजन है ये हम जो हमें सूट करता है वो कंपैरिजन करते हैं, एक्चुअल पोजीशन क्या है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है तारिक महमूद साहब कि ये ऑब्वियसली इसलिए जो अमेरिका के बड़े मशहूर सदर थे, उन्होंने जब मशवरा तलब किया तो उन्होंने कहा मेरे पास इकोनॉमिस्ट लेके आए, मगर ऐसा इकोनॉमिस्ट लेके आए जिसके एक ही बाजू हो। क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट जब बात करते हैं वो कहते हैं एक तरफ की बात बताते हैं और फिर कुछ देर के बाद दूसरी तरफ की भी बात बता देते हैं। तो ये जो है ये मेरा ख्याल है, जिस तरीके से मैं इसको देखता हूं कि खान साहब और उनकी हुकूमत जिस तरफ इशारा कर रही है वो ये कह रही है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखें कि अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में आज महाराष्ट्र में मुंबई में अगर आप देख लें तो डीजल की या पेट्रोल की जो मोटर स्पिरिट है, गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है, उसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 240 रुपए है और पाकिस्तान में 140 से कम है, 137 पे है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में उनकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारी अशिया जो है पाकिस्तान में सस्ती है। मगर मुझे, और जैसे डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने कहा कि एक आम पाकिस्तानी को ये फर्क नहीं पड़ता है कि साथ वाले मुल्क में क्या कीमत है, उसको ये फर्क पड़ता है, हमारे बजट को ये फर्क पड़ता है कि 1 साल पहले क्या थी कीमत और आज क्या हुई है, 6 महीने पहले क्या थी आटे की कीमत और आज क्या है। और मुजम्मिल साहब वो टीवी पे आके कहते हैं कि 55 रुपए का उनको आटा मिलता है, तो मेरी दरख्वास्त है उनसे कि हमारे लिए भी खरीद लिया करें हर महीने, क्योंकि हमें तो 55 रुपए में नहीं मिलता है। मैं 84 रुपीज में ले रहा हूँ आटा, अब 82-84 रुपीज की रेंज पे मिलता हूँ। तो ये जो है ना, हमें दूसरे से ममालिक से मुआवजा की कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, हमें ये फर्क पड़ता है अफराद ज़र क्या है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, प्राइस इंक्रीज किस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। तो ये क्योंकि हमारी जो आमदन होती है 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ती है, तो लाजमी तौर पे हमारी जो कुव्वत खरीद है वो गिर रही है, तो हमें तो उससे ज्यादा गर्ज है। जी मुजम्मिल साहब, साकिब साहब का पॉइंट और फरूख साहब का पॉइंट जो है, ये देखें, बात ये है कि हमारे पास
लोग ये कहते थे पहले कि जी ये यहाँ पे बेरोजगारी हो गई, फिर कहते थे जी जीडीपी ग्रोथ आधे परसेंट 1% से नीचे हो गई, फिर कहते थे कि जी टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे, फिर कहते थे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। अब एक्सपोर्ट हम 30 अरब डॉलर को क्रॉस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी इंसान ही कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। जीडीपी हम 5% की तरफ जा रहे हैं। फिर बात की परचेजिंग पावर की, देखें हम सारे रुपए में कमाते हैं। 1,80,000 में 2018 में पर कैपिटा इनकम थी, जो 30 जून 2021 को हो गई 2,46,000, वो 38% से बढ़ी। मैं ये कहता हूं कि देखें आदमी से मिलेंगे, अगर वो वेटर है किसी रेस्टोरेंट में या उसकी पान की दुकान है, वो कहेगा कि मेरा कारोबार तबाह हो गया, क्योंकि बिल्कुल कोरोना ने हम सबने बंद करवा दी थी उसकी दुकानें, जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मसला था। लेकिन अगर आप किसी किसान से मिलेंगे, उसकी साइड ऑफ स्टोरी अलग है। जो मईशत को हम करते हैं मजमूई तौर पे एग्रीगेट करके बात करते हैं। ठीक। तो प्रॉब्लम ये है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो आप लोग जो है चले जाते हैं पेट्रोल पंप पे। ऑब्वियसली जब कल से 5 रुपए 10 रुपए बढ़ेगा तो लोग बुरा भला कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपका सैंपल जो है ना, इट हैज टू बी वास्ट। वो कराची के किसी एक जगह पे या लाहौर या इस्लामाबाद में 10-12 लोगों को लेकर ओपिनियन देना, दिस इज नॉट मतलब द फेयर वे टू टॉक अबाउट। दूसरी बात की पर कैपिटा इनकम की, देखिए पर कैपिटा इनकम भी आज मैं समझा देता हूं। अभी इस वक्त हम 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्ज करें कि हम 4 में से 3 लोगों की 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की, और साकिब भाई की जो है तकरीबन जो है वो है तनख्वाह 17 लाख रुपए महीने की। तो हम चारों की मिलाकर आमदनी कितनी हो गई? 20 लाख रुपए। अब 20 लाख की पर कैपिटा निकाले तो बनती है 5 लाख रुपए। अगर मैं ये बोलूं कि हम सारों की पर कैपिटा 5 लाख है, इज इट अ राइट करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? अक्सर हम इंडिया बांग्लादेश की फिर पर कैपिटा पे बातें करना शुरू कर देते हैं। देखें इनकम तो ये तो फिर मुजम्मिल साहब दुनिया के लिए पर कैपिटा इनकम का कोई नया फार्मूला मुतारिफ कराना चाहिए। तो अगर आपके नहीं, ज़हन मैं में आपको है एक तो बात वो समझाने की बताइए। कोशिश कर रहा हूं। मैं एक आपको जी, बात मैं वही समझ रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि पर इसी कैपिटा तरह का इंडिया एक में अगर इतनी अच्छी ये ऐसे ही सर, बनेगा एक ना, मिनट अगर तो दे इसके दें, अलावा कोई और फार्मूला है तो वो मिनट समझा दे दें। दें, 1 मिनट कंप्लीट करने के लिए दे जी दें, जी 1 मिनट दे दें सिर्फ। इंडिया में अगर पर कैपिटा हमसे बहुत अच्छी है, बांग्लादेश में बहुत अच्छी है, तो उनकी पॉवर्टी लेवल हमारे आसपास क्यों है? नंबर 1, हम जो है बांग्लादेशियों से ज्यादा गोश्त क्यों खा रहे हैं? हमारी जो पर 1000 जो गाड़ियों में जो गाड़ियां चला, जो पर 1000 लोगों में गाड़ियां सबसे ज्यादा इंडिया और बांग्लादेश से ज्यादा पाकिस्तान में। ये कैसे है? इनकम इनक्वालिटी। हमें, मैं ये कह रहा हूं ना कि आप जिसने भी एक बात बोली थी, जिसको जो सूट करता है। ठीक 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 मुजम्मिल साहब, मेरा ख्याल है ये नहीं कह रहा मेरे साथी जो है जी गलत है, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा फारूक साहब गलत है, साकिब भाई गलत है। हर एक का एक अपना जाविया है देखने का। चले मुझे एक शॉर्टली ये बता दें, मैंने ब्रेक लेना है, कि 3 साल में पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हुआ है और गुर्बत में इजाफा हुआ है। इस स्टेटमेंट को तो आप इंडोर्स करते हैं या नहीं? नहीं, देखिए मैं तो अभी, आप सारे जो है हुकूमत के तो स्टेटमेंट लेते ही नहीं है। अभी IMF का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने जो है वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी पे बात की है। 4% लोग रह गए हैं $2 से नीचे, 35% लोग रह गए हैं तकरीबन कोई $3.5-4 से नीचे, ठीक है ना। और ये जो नंबर है वो मुस्लिम लीग नून के हिसाब से है। और एम्प्लॉयमेंट की बात ये कर रहे हैं कि इस साल 5 है, अगले साल वो कम होकर 4.8% पे आ गई है। यही जो है लेवल जो है पिछली हुकूमतों में भी था। तो अब किसका स्टेटमेंट लेना है ये बता दें। नहीं, आपका लेना है, आप बता दें मुजम्मिल साहब, है क्या? मैं तो हुकूमत का स्टेटमेंट बता दें। हुकूमत क्या समझती है, 3 साल में महंगाई और गुर्बत में इजाफा हुआ या नहीं हुआ? देखिए महंगाई हमारी जो है ना, पर कैपिटा इनकम जो है वो महंगाई से ज्यादा है, तो उस हिसाब से जो है लोगों की परचेजिंग पावर हर्ट नहीं हुई। आज की बात ले लें, तो महंगाई में कमी हुई है पेट्रोल की मुजम्मिल सेल साहब, बढ़ी है। महंगाई में कमी हुई है इन 3 सालों में? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम जो है महंगाई से ज्यादा है। ठीक। और गुर्बत? गुर्बत जो है, पर कैपिटा इनकम जब महंगाई से ज्यादा है तो 2018 से ज्यादा नहीं हो सकती, उधर ही है, क्योंकि अब हमारी मईशत भी खुल गई है। बीच में कोरोना का पीरियड आया था, वो पूरी दुनिया के साथ हुआ था, वो पाकिस्तान अकेला नहीं था, लेकिन उसको हमने रिकवर कर लिया। चले मैं एक वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो डिबेट को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, चैलेंजेस पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, ये करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर बड़ी बात होती रही जी, हमने कम कर दिया, अब ज़रा सी इकॉनमी हुई है तो फिर अब उसकी बात होने लग गई है कि वो बढ़ गया है,
ट्रेड डेफिसिट बढ़ गए हैं, ये सब चीज़ें रेमिटेंस के ऊपर भी आ रहे हैं कि जी वो उसके अंदर कंपैरेटिवली शायद कुछ कमी देखने में आई है पिछले महीने। ये जो चीज़ें हैं जिसका हम बाज़ चीज़ों में क्रेडिट लेते रहे थे, आइंदा आपको क्या नज़र आता है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने आटे की कीमत कम किस तरह करनी है। बताया जा रहा है कि हमारी बम्पर क्रॉप है इस दफ़ा। देखिए, हर बच्चा पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत तकरीबन 125 किलो साल का आटा इस्तेमाल करता है। आज से 3 साल पहले जो है 22 करोड़ पाकिस्तानी, 21 करोड़ पाकिस्तानी मिलके जो है वो 1000 अरब रुपया अपनी जेब से निकालते थे और अपनी पूरी आटे की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती थी। आज उनको 2000 अरब रुपया चाहिए उतनी ही क्वांटिटी का आटा खरीदने के लिए। तो 1000 अरब रुपया जो इजाफी आपके और मेरी जेब से निकल रहा है, ये असल सवाल है उन लोगों का जो आम पाकिस्तानी है। चैलेंजेस अगर आपने स्पेसिफिकली पूछने हैं, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 98% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो का है, वो इन्फ्लेशन का है इंटरनली। एक्सटर्नली अगर आपके पास चैलेंज है तो जो बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का है, जिसका आपने भी जिक्र किया, जिसका मतलब आसान अल्फाज में ये है कि हम 6-6.5 अरब की इंपोर्ट कर रहे हैं माहाना की बुनियाद पे, और हमारी एक्सपोर्ट का जो लेवल है, अभी भी बताया गया, मुजम्मिल साहब ने कहा कि वो 30-31 अरब पे है, जो 2013 में हमने अचीव कर लिया था। 2013 में जो हमने एक्सपोर्ट की थी वो तकरीबन 31 अरब की थी, और अब हम उसी लेवल पे पहुंच रहे हैं, जबकि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो मैंने नहीं देखी 70 साल माशी तारीख में कि वो 6-6.5 अरब की माहाना पहुंच जाए। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। साथ ही साथ बजट का जो डेफिसिट है वो भी चैलेंज बन रहा है। लेकिन जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस इतने बेशुमार आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल चैलेंज भी बेशुमार आ रहे हैं। तो ये क्राइसिस जो है ये इकट्ठी चल रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी और पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक, साकिब शिरानी साहब, चैलेंजेस आपको क्या नज़र आते हैं फ्यूचर में जिसको फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो ऑब्वियसली मुज़म्मिल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि स्ट्रक्चरल चैलेंजेस तो अपनी जगह पे हैं, मगर जो नियर टर्म चैलेंजेस हैं, जो मीडियम टर्म के चैलेंजेस हमें नजर आ रहे हैं, वो ये हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो अनसस्टेनेबल है, उसको सस्टेनेबल टेरिटरी में लेके आना है। और इस हुकूमत की वाकई एक अच्छी जो चीज हुई है कि इस हुकूमत के तहत ये हम जो 30 अरब डॉलर्स के आसपास पहुंच रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, ये एक्चुअली पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह है। तो ये इन्होंने रियलाइज किया, रिकग्नाइज किया कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए बगैर पाकिस्तान की मईशत जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती है। तो हमारी जो ग्रोथ का जो है ना, अनफॉर्चुनेटली सारा जो कंस्ट्रेंट है ग्रोथ का, वो आता ही इस सूरत में है कि जब हम 3.8% या 4% पे हम ग्रो करते हैं जीडीपी, तो हम जो है इंपोर्ट्स हमारी अनसस्टेनेबल हो जाती हैं। तो वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर जो है हम इसको सस्टेनेबल नहीं कर सकते। दूसरा ऑफ कोर्स महंगाई है। महंगाई को किस तरीके से कम करना है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और गुर्बत का मैं कह नहीं सकता हूं कि क्या सिचुएशन है, वो जो सर्वे आएगा तो फिर हमें सही पता चलेगा। बट आम लोगों के लिए तो ये दो बुनियादी चैलेंजेस है, और खासतौर पर महंगाई जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। जी मुजम्मिल साहब, क्या आपको नियर फ्यूचर में चैलेंज नजर आता है हुकूमत के लिए माशी मैदान में? देखें जी, सबसे दो चैलेंजेस इन जो बात की है साकिब भाई ने और डॉक्टर साहब ने, ये तो चैलेंजेस हैं, देयर आर, मतलब इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमारे मुल्क के पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियंस, बाशमूल हम सारे लोग, अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल इश्यूज सही हो जाए तो हुकूमत को जो है एक दफ़ा टैक्स लगाने दें। हुकूमत को जो है एक दफ़ा जो है बिजली का जो सर्कुलर डेट के लिए जो मसले हैं वो जो वो करने जा रही है उसको करने दें। चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो इस मुल्क की अशरफिया है वो अपने बेनिफिट के लिए जब कोई हुकूमत टफ मेजर लेने जाती है, वो आम आदमी गरीब आदमी के चक्कर में जो है ना कोई काम करने नहीं देती। अभी ये IMF का प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला 2-4 दिनों में जैसे ही आएगा तो हो सकता है कि कुछ इकदामात करने हो, और वो इकदामात जो है पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के होंगे। अभी जैसे ही लेंगे तो आप सारे आ जाएंगे, इससे महंगाई हो गई, इससे ये हो गया, इसकी टांग खिंच गई, उसकी टांग खिंच गई। अगर ये नहीं करने देना तो फिर 23वें प्रोग्राम की तैयारी कर लें। बस ये चैलेंज है। मैं कहता हूँ कि आप सारे साथ दे दें एक दफा सख्त मेजर। ये हुकूमत की पॉलिटिकल विल है
लेकिन आप लोग उस पॉलिटिकल विल को आगे नहीं जाने देते। मईशत को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए मजीद सख्त इकदाम करने होंगे, टैक्सेशन करनी होगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है मुज़म्मिल साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताएं, आमदनी बढ़ाएंगे नहीं तो कैसे होगा। अच्छा, और एक दो चीज और मैं आपको करेक्ट कर दूं जी, ये 30 से 31 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स की गुड है, सर्विसेज के साथ 38 अरब डॉलर इस साल हो जी, जाएगी वो और 32 अरब डॉलर हमारी रेमिटेंसेज होंगी, तो ये मिलाकर 70 अरब डॉलर की जो है ना हमारा इनफ्लो होगा। ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं डॉक्टर साहब, जो 2011 का कह रहे हैं ऐसा नहीं है, उससे 10 अरब डॉलर ज्यादा है। ठीक। मुज़म्मिल असलम साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, साकिब शिरानी साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।